प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। देखिए, जो भी प्यारे साथी अगर आपको सीटेट क्वालीफाई करना है, सीटेट पेपर क्लियर करना है, तो इसके लिए पीवाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लें, तो आपको क्वालीफाई होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरू करेंगे ईवीएस का एक और क्लास। आप लोग हमारे साथ जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आज के क्लास में ईवीएस के कुल 30 प्रश्न हैं। खुद से आप लोग जवाब दीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आप खुद से कितना सही कर पाए। तो चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से। देखिए ये बाइलिंगुअल है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो प्यारे साथियों, आपको जिसमें अगर जवाब देना है, जिसमें आपको समझ में आए, आप उसमें जवाब दीजिएगा। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर 61 सवाल है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल। देखिए आपको ऐसे चाल निकालने बोला है और आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्या चाल निकालने बोला है और आपको दूरी दिया हुआ है, लेकिन आपको पता क्या नहीं है, तो समय पता नहीं है, यानी आपको कितना समय लगा है। यदि आप समय को पता कर लें तो इजीली इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। कब निकला है, देखिए यहाँ पे आप समय को पहले पता कीजिए कि समय कितना लगा उसको। 29 नवंबर को वो अगर निकला है, ठीक है प्यारे साथियों, और 1 दिसंबर को पहुँचा है, तो 29 के बाद फिर 30 नवंबर भी आएगा, 30 नवंबर के बाद फिर 1 दिसंबर भी आएगा, ठीक है? तो 29 नवंबर को वो कितने बजे चलना शुरू किया है? 19:45 कितना? 19 बज के 45 मिनट और 19 बज के 45 मिनट का अर्थ है कि 7 बजकर के 45 पीएम, यानी शाम के 7:45। तो देखिए 19:45 को चला, 30 नवंबर को भी वो 7:45 में पहुँचेगा, 30 नवंबर को भी 7:45 होगा, उसके बाद फिर वो कब 1 दिसंबर को कितने बजे पहुँच रहा है? तो 1 दिसंबर को प्यारे साथियों वो 11:45 कितना? 11:45 एएम। देखिए 11:45 का इसका मतलब एएम होगा, इतना बजे पहुँच रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना समय उसको लग रहा है? यहाँ इन दोनों के बीच में 24 आवर लगेगा, कितना? 24 आवर। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 7:45 से 11:45 के बीच में उसको लग जाएगा, आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो 16 घंटा लग जाता है, कितना? 16 घंटा, यानी ओवरऑल उसको कितना 24 और 16 मिला के 40 घंटा, यानी टोटल उसको समय कितना लग जाता है प्यारे साथियों? 40 घंटा लग जाता है, कितना? 40 घंटा का उसको समय लग जाता है। अब देखिए आपको दूरी दिया हुआ है कितना? 2120, आपको कितना से भाग लगाना है? 40 से। तो देखिए जब 2120 को आप 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 और 3 12, यानी 4 तिया 12 मीन्स 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और देखिए 53 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन में, कहाँ पे है? तीसरा ऑप्शन में आपको 53 किलोमीटर पर आवर है। देखिए इस तरह के ना एक सवाल हर हाल में आपको देखने मिलेंगे ही। एक क्वेश्चन आप देखिए ईवीएस के प्रश्न में 30 प्रश्न में से एक क्वेश्चन हर हाल में इस पैटर्न में आपको रहेगा तो रहेगा, आप लिख के ले लीजिए। अगर प्यारे साथियों आप आज का क्लास अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका ना ईवीएस में यहाँ से सिर्फ़ इस क्लास से 3 से 4 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। देखिए दूसरा सवाल है, अच्छा नहीं रुकिए, क्योंकि बाइलिंगुअल है, तो इसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा-सा इसे बड़ा करेंगे ताकि दोनों आ जाए। चलिए दूसरा सवाल, 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? ऑप्शन 1 में क्या सुनीता विलियम है, या बछेंद्री पाल है, या सूर्यमणि है, या कर्णम मल्लेश्वरी है? बताइए साथियों कौन वेट लिफ्टर है? और अब आप जवाब दीजिएगा कि वेट लिफ्टर कौन है? देखिए सुनीता विलियम जो है ना, ये अंतरिक्ष यात्री है। क्या है प्यारे साथियों? ये अंतरिक्ष यात्री, आप ध्यान रखिएगा। सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री है और वहाँ पे ये दौड़ लगा चुकी है। अंतरिक्ष पर दौड़ कौन लगाई है? सुनीता विलियम। और बछेंद्री पाल जो है, ये बछेंद्री पाल पर्वतारोहण है। क्या है प्यारे साथियों? बछेंद्री पाल जो है, ये पर्वतारोही है। और ये 1984 में, कब? ध्यान रखिएगा ये डेट,
1984 पूछा जाता है। 1984 में ये क्या की थी, माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। कब? 1984 में माउंट एवरेस्ट को फ़तेह की थी। माउंट एवरेस्ट को कौन फ़तेह की थी? बछेंद्री पाल। कब? 1984 में, और पहली भारतीय महिला थी ये। बाकी सूर्यमणि जो है, ये अपना ये तोरंग नामक एक संस्था चलाती थी। कौन-सा नामक? तोरंग। या ध्यान रखिएगा, तोरंग नामक एक संस्था चलाती थी। कौन आपका? सूर्यमणि। और देखिए ऑप्शन जो आपका 4 में है, कर्णम मल्लेश्वरी, यही आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ये जो आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये साथियों भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में, कहाँ पे? ओलंपिक में ओलंपिक से मेडल लेके आई थी। कौन? आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कब? ये भी ध्यान रखिएगा, 2000 में। 2000 के ओलंपिक, जब 2000 में ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय महिला थी जो मेडल लेके आई थी। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। 63 नंबर, नीचा दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? देखिए जड़ का कौन समूह है? आप ट्रिक याद रखिएगा, जड़ को यानी जड़ कौन-कौन सा होता है उसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा। क्या प्यारे साथियों? मूली। क्या? मूली चूसेगा। मूली चूसेगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन आपका क्या है, जड़ है। देखिए मूली तो एक आपका जड़ हुआ ही, ये तो जड़ हुआ ही, और चौ से आपका क्या हो जाएगा? चुकंदर। चौ से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चुकंदर हो जाएगा। चुकंदर। और सौ से हो जाएगा आपका शलजम। सौ से क्या हो जाएगा? शलजम। सौ से शलजम, और गौ से आपका गाजर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, आपका चुकंदर है बिल्कुल सही, आलू नहीं है तो इसको आप काट दीजिए। उसके बाद देखिए गाजर है, हल्दी नहीं है, अदरक नहीं है। उसके बाद देखिए शकरकंद है, मूली है, हल्दी नहीं है, इसको आप काट दीजिए। देखिए गाजर, चुकंदर और मूली, यानी ऑप्शन 4 में आप देखिएगा, तो कैरोट, बीट और रेडिश, ये तीनों आपका क्या है? आपका ये तीनों जड़ का समूह है। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, क्या प्यारे साथियों? मूली चूसेगा। मूली हो गया, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया और गाजर हो गया। और एक सवाल इस तरह के देखने को मिलते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए ईवीएस से ना बहुत आसान है, यहाँ से आप इज़िली 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, वो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में के रेगिस्तानों में पाया जाता है, या संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। तो बताइएगा ज़रा सा कि रेगिस्तानी ओक नामक जो एक पेड़ है, वो कहाँ पाया जाता है? देखिए रेगिस्तानी नामक ओक जो है ना प्यारे साथियों, ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? रेगिस्तानी नमक ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे प्यारे साथियों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ें जो है ना, इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है। जड़ें काफ़ी लंबी यानी काफ़ी गहराई तक होती है, जहाँ तक उसको पानी मिल पाता है। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। अच्छा ये काफ़ी बड़ा है, कथन में भी है, तो रुकिएगा थोड़ा-सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए 65 नंबर सवाल, 65 नंबर, नेपेंथिस के बारे में। वो पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्यारे साथियों आपको बताना है निपेंथिस के बारे में, ए, बी, सी, डी में दिया है, और आपको अंत में बताना है कि कौन सही है। पहला ऑप्शन में देखिए कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये भारत के मेघालय में भी पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। कौन आपका? निपेंथिस। ऑप्शन बी में देखिएगा कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसका आकार जो होता है ना प्यारे साथियों, घड़े के जैसा होता है, और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी में देखिए कि यह केवल छोटे कीड़े-मकोड़ों को फँसाकर उनका शिकार करता है। देखिए प्यारे साथियों, केवल छोटे नहीं, ये ना आपका छोटे तो कीड़े-मकोड़े को फँसाता ही है, लेकिन साथ-साथ में ना ये मेंढक को भी। किसको? मेंढक हो गया, उसके साथ-साथ में ये ना चूहा को भी। चूहा जो है, इसको भी ये क्या करता है? फँसा लेता है, फँसाकर उसका शिकार करता है। तो यहाँ पे बोला था कि केवल छोटे कीड़े-मकोड़े, तो प्यारे साथियों ये ऑप्शन जो सी है ना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में देखिए कि यह छोटे कीड़े-मकोड़े को खींचने
के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसे फँस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, ये ना किसी भी प्रकार का कोई मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। देखिए, ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में, और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आप देखिए ए और बी कहाँ है प्यारे साथियों? तो देखिए पहला ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में आपको ए और बी दिख रहा है। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। 66 नंबर सवाल कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वो भारत के नीचे के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा प्यारे साथियों, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक प्रसिद्ध यात्रा की थी, जहाँ तक की थी, वो भारत के दिए गए किस राज्य में स्थित है? देखिए जो दांडी यात्रा है ना, ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च। कब प्यारे साथियों? ये 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कब? 12 मार्च को चलना जब शुरू हुआ, तो कितना, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे थे। कौन? महात्मा गांधी। इसके साथ टोटल कितने? 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग इनके साथ थे। और कब? 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे थे और वहीं पे क्या किए थे? नमक बनाए थे। नमक बना कर के जो नमक नहीं बनाने का जो कानून था, उसको तोड़ा गया था। उसके प्यारे साथियों, इसी से ना जो आपका दांडी मार्च था, इसी से आपका शुरुआत हुआ था कौन-से आंदोलन का? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसी से शुरुआत हुआ था सविनय। कौन-सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन-सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दांडी है, वो किस राज्य में है? क्या वो आपका आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। 67 नंबर कि उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कँपकँपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वो है। बताइए कौन-सा बीमारी है जिसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है और साथ में कँपकँपी होता है, और उसका जो इलाज है ना, वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। क्या प्यारे साथियों, क्या म्यादी बुखार है, या फिर मलेरिया है, या चिकनगुनिया है, या डेंगू है? फटाफट बताइएगा कि वो कौन-सा बीमारी है? तो साथियों देखिए, जो आपका तेज बुखार होता है, साथ में कँपकँपी होता है और इसका उपचार ना सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वो आपका कौन-सा बीमारी है? तो आपका मलेरिया है। कौन-सा? मलेरिया। अब इसके बारे में कुछ बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया जो है ना, ये किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज़। किसके? मादा एनोफिलीज़। मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से होता है आपको क्या? मलेरिया। और देखिए, मादा एनोफिलीज़ के काटने से क्या होता है? मलेरिया। और साथियों कौन-सा प्लाज़्मोडियम? ध्यान रखिएगा, म तो साथियों अगर वाहक पूछ दे, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लाज़्मोडियम विवेक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्लाज़्मोडियम विवेक्स। ये क्या हो जाएगा आपका? वाहक हो जाएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इस बीमारी के बारे में किसने बताया था? यानी मलेरिया यानी किसके, यानी मच्छर के काटने से जो होता है, ये किसने बताया था? तो ध्यान रखिएगा, ये रोनाल्ड रॉस ने। कौन? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। 68 नंबर सवाल है। देखिए इस तरह के एक सवाल ना आपके एग्ज़ाम में हर हाल में देखने को मिलते हैं। हर हाल में एक सवाल यहाँ से पूछा जाता ही है इस तरह का। क्या है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूरब यानी 600 मीटर की दूरी पर है। देखिए साथियों, इस तरह के सवाल ना जैसे-जैसे वो बोलते जाएगा उस तरह आप करते चले जाइए। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि अतः डॉक्टर ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूरब में, यानी ये जो आपका एक्स है, एक्स के ठीक पूरब में कितना मीटर? तो 600 मीटर। कितना प्यारे साथियों? 600 मीटर ए पर जाते हैं। चलिए ए पर आ गया। आगे पढ़िएगा कि फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या कर रहा है वो? बी पर जा रहा है। कहाँ पर? बी पर, जो ए के ठीक दक्षिण कितना की दूरी पर?
तो 450 मीटर की दूरी पर है। अब आगे फिर पढ़िएगा, फिर वो सी पर जाता है, जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर है। देखिए पश्चिम तो इधर हो जाएगा, तो देखिए वो फिर वो कहाँ पे जा रहा है, सी पर जा रहा है, जो कितना 120 मीटर, 120 मीटर पश्चिम, यानी वो सी पर गया। फिर आगे क्या बोला है, और और अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुँचता है, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। यानी सी के ठीक उत्तर कितना 90 मीटर की दूरी पर क्या है प्यारे साथियों, वाई है। क्या है? वाई है। यहाँ पे वो आकर के पहुँचता है। तो अब आपको बोला है क्या कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? देखिए अस्पताल के सापेक्ष बोला है, तो अस्पताल के सापेक्ष आप देख लीजिए, ये हो गया आपका वाई पर अस्पताल और यहाँ पे एक्स पर हो गया घर। तो अस्पताल के सापेक्ष बोला है, तो देखिए अस्पताल के सापेक्ष इधर तो उत्तर होगा और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम देखिए कहाँ पे है, तो प्यारे साथियों आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। कहाँ पे? दूसरे ऑप्शन में आपको उत्तर पश्चिम दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। चलिए साथियों 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर, कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपको बताना है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन एक में झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। बताइएगा फटाफट कि चिराव जो नाच है ना वो कहाँ के लोग करते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए, चिराव जो नाच है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बांस नृत्य भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य। यानी हाथों में बांस लेकर के, छोटा छोटा बांस लेकर के क्या कहता है, वो नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको बांस नृत्य कहा जाता है। और साथ ही जो आपका चिराव है, ये कहाँ पे होता है? ये चिराव नाच आपका मिजोरम में होता है। कहाँ पे? मिजोरम में। चिराव नाच कहाँ होता है प्यारे साथियों? मिजोरम में होता है। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। 70 नंबर सवाल, 70 नंबर, कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। बताना है कि तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन सा है। ऑप्शन एक में देखिएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन दो में देखिए केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन तीन में देखिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। ऑप्शन डी में देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। मेरे साथियों बोला कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। देखिए एक बात आप लोग को यहाँ से हम बताते चलते हैं कि आपके ना सीटेट के एग्जाम में मैप से, इससे भारत का जो मैप है उससे 2 क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। कितना? 2 साथियों, 2 क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। इसलिए अपना मैप को ना या तो अपने मोबाइल पे रख लीजिए या फिर आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं उसके सामने में आप भारत का मैप को टाँग दीजिए, आपका वहाँ से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो फटाफट बताइए कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं? तो देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य ना आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। कौन है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए साथियों बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे। 71 नंबर सवाल, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, वो बोला है। ऑप्शन एक में देखिए, देखिए एक बात आपको बताते हैं, आप जब भी सीडीपी यानी जब भी आप पेडागोजी को हल करें, हमेशा उसको ना पॉजिटिव वे में लीजिएगा। किसमें लीजिएगा? पॉजिटिव वे में, आप इजीली उसको हल कर पाइएगा। चलिए बोला है कि क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन एक में है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना। देखिए मेरे साथियों, बच्चों को ना, बच्चों की जिज्ञासा जो है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है एवं उसकी जो सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी जो क्षमता होता है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि उसको आप जितना बढ़ावा दीजिएगा, वो ना क्या होगा, उसको सीखने में उतना मज़ा आएगा और वो उतना बेहतर तरीके से सीखता चले जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, यानी ये होना चाहिए। बोला था कि कौन-सा नहीं हो है, उद्देश्य नहीं है, तो पहला तो उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। किसमें साथियों? खोजबीन से जुड़ी,
खोजबीन देखिए, खोजबीन जो होता है और बच्चों को खुद हाथों से करने देने वाला जो कार्य होता है ना, ये भी पॉज़िटिव होता है। क्या माना गया इसको भी पॉज़िटिव माना गया है और इस तरह ना बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। आप जब क्लास में बच्चों को सिर्फ़ पढ़ा दीजिएगा, किताब से उसको सिर्फ़ आप डिस्कस करा दीजिएगा, तो उससे बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ों को बच्चों को बोलिए कि आप खुद से कीजिए, अपने हाथों से कीजिए, तो उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए ऑप्शन 2 भी होना चाहिए। ऑप्शन 3 देखिए प्यारे साथियों, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही बात है। जो प्राकृतिक है, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन 3 भी सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन 4 में देखिए कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल को विकास करना। ऑप्शन 4 में कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। देखिए प्यारे साथियों, सटीक की बात करें, व्याख्या की बात करें या केवल की बात करें, तो ये सब बात ना आपका नेगेटिव है। क्या है सब बात? नेगेटिव। बच्चों को आप कोई भी चीज़ के बारे में ना सटीक जानकारी मत दीजिए। उसके बारे में ना तरह-तरह के जैसे एक कोई पॉइंट पकड़िए, उस पॉइंट का कितना माना निकल सकता है, कितने तरीके से आप समझा सकते हैं, वो बेहतर तरीका है। ये नहीं कि आपको एक पॉइंट पकड़े, डायरेक्ट सटीक आप एक जानकारी दे दिए, तो उससे ना उसको ना शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना गया है, क्योंकि बच्चे उस तरह से अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे। इसलिए बोला था कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 जो है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सटीक की बात की है, सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये गलत बात है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे। 72 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है, जो इंटीग्रेट करता है। क्या साथियों कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसको? ऑप्शन 1 में देखिए कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। ऑप्शन 2 में देखिए कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। ऑप्शन 3 में देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ऑप्शन 4 में पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो प्यारे साथियों, जब पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए है, 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है, वो संकलित किस-किस को करता है? तो पहला ऑप्शन तो आपका पर्यावरण शिक्षा को करता ही है, साथ में वो सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे। 73 नंबर सवाल 73 कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या सही है? सही वाला ढूँढ के निकालना है। ऑप्शन 1 में देखिए कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 देखिए कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन थर्ड में देखिएगा कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 में देखिए कि 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन-सा सही है। प्यारे साथियों देखिए एनसीए जो 2005 है ना, क्या आपका एनसीएफ 2005 ये एनसीएफ 2005 आपका क्या कहता है? ये एनसीएफ 2005 कहता है कि इसके अनुसार क्लास 1 कौन? क्लास 1 एंड 2 यानी 1 और 2 क्लास जो है इसको ईवीएस को अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। 1 और 2 जो है ना क्लास 1 और 2 के लिए एनसीएफ क्या कहता है कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस को अलग करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि उसको एक साथ करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन दूसरा कि 1 से 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 73 नंबर सवाल के बाद आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए
खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है कि देखिए खोजने के द्वारा बच्चों को खोजने के द्वारा क्या दिया जाता है? पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। ऑप्शन ए कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है यानी चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षक केंद्रित है यानी टीचर सेंटर्ड। तो देखिए साथियों सवाल था कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा और खोजने के द्वारा को ना ध्यान रखिएगा इसको बोला था खोजने के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय डिस्कवरी यानी खोजने के द्वारा सीखना यानी खोजने का जो मौका दिया जाता है ना तो इससे बच्चा क्या होता है खुद से खोजता है और जब बच्चा खुद से खोजेगा ना तो उसको ना खुद से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। साथियों जब उसको आप खुद से खोजने का मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको याद करके सीखा जाता है बिल्कुल गलत है और ये याद वाली बात जब भी आ जाए ना प्यारे साथियों ये क्या होता है निगेटिव होता है क्या होता है निगेटिव कभी भी याद करने वाली बात आ जाए तो उसको आप काट दीजिएगा जब भी रटने वाली बात आ जाए उसको आप काट दीजिएगा ये सब निगेटिव बातें हैं ठीक है तो ऑप्शन एक तो आपका कट जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन 2 देखिए कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, बिल्कुल नहीं बात है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही बात। यानी ये जो आपका पर्यावरण अध्ययन है ना, चाइल्ड सेंटर है। क्या है? चाइल्ड सेंटर यानी बच्चे को आप खुद से खोजने का मौका दे रहे हैं, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप-प्रकरण है? देखिए थीम तुलना थीम का सब थीम कौन है? बोला है क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। देखिए जो आपका टोटल कितना थीम को सजेस्ट किया गया है, तो प्यारे साथियों आपका थीम ना टोटल 6 थीम को सजेस्ट किया गया कितना? 6 को। और उस 6 थीम में क्या-क्या है? आपका परिवार और मित्र है, आपका भोजन है, आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 3 हो गया, 3 और है जो आप लिख लीजिए। एक क्या लिखिए परिवार और मित्र, एक भोजन, एक क्या होता है प्यारे साथियों भोजन के बाद आपको पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो पानी लिख लीजिए। पानी के बाद आपको आवास का ज़रूरत पड़ता है, तो आवास लिख दीजिए। कितना हो गया काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया और उसके बाद आप आवास के बाद आप यात्रा भी करते हैं तो यात्रा भी आप लिख लीजिए क्या कीजिए यात्रा क्या परिवार और मित्र भोजन पानी आवास यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये छह जो है ये छह थीम है और ये आपका जो जानवर जो है ना ये एनिमल जो है एनिमल ये आपका क्या सब थीम है क्या प्यारे साथियों सब थीम और आपको पूछा गया था कि कौन सब थीम है तो ध्यान रखिएगा जानवर जो है ये आपका सब थीम है चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है? बताइए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि। प्यारे साथियों अपना ईवीएस में 100% 30 में 30 कर पाइएगा। इसके लिए क्या है कि आप हमारे साथ जुड़े और आप ना कंटिन्यू हमारे साथ पीवाईक्यू को करते रहें क्योंकि आप पीवाईक्यू अगर पूरा कर लिए ना तो आपको सीटेट को क्वालीफाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। सीटेट क्वालीफाई करने का सबसे रामबाण तरीका क्या है? आप पूरा पीवाईक्यू को कर डालें और आप हर हाल में प्यारे साथियों सीटेट क्वालीफाई हो जाइएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या पालन अध्ययन के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो ऑप्शन 1 में देखिए कि विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित संबोधित करना। ऑप्शन 2 में देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 3 में देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन 4 देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो फटाफट आप बताइएगा कि कौन-सा वांछनीय गतिविधि है? यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए आप एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक हैं, तो उसके लिए कौन-सी गतिविधि क्या है प्यारे साथियों वो गतिविधि वांछनीय है। तो देखिए आप ना ऑप्शन के साथ भी खेला कीजिए, तो कैसा? देखिए प्यारे साथियों कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, तो केवल वाली बात आ जाए ना तो समझ जाइएगा वो आपका नेगेटिव है, ये तो आपका पहले ही कट जाएगा। और सवाल क्या था कि कौन-सा वांछनीय है ना, आप पहला ऑप्शन में आइए कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, बिल्कुल ये आपका वांछनीय गतिविधि है। जब आप क्या कीजिएगा बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित कीजिएगा, तो उससे बच्चा क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे जगह-जगह से बच्चे आते हैं, मल्टीकल्चर के बच्चे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को एक-दूसरे से सीखने का
सुनहरा मौका मिलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में, उसका ज्ञान में रचना में अच्छा से अच्छा उसका ज्ञान हो सके, वो क्रिएटिव हो सके, तो उसके लिए ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए में देखिएगा प्यारे साथियों कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना। क्या जब बच्चा सक्रिय भाग लेगा तो क्या उसके ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाएगा? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में देखिए प्यारे साथियों, बच्चों के समुदाय के सदस्य, बिल्कुल बच्चों के जो समुदाय के सदस्य है, ये भी बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्यारे साथियों। उसका देखिए ऑप्शन सी में देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन डी में देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्याख्या जो है ना, व्याख्या, ये वर्ड नेगेटिव है। ये वर्ड नेगेटिव है। व्याख्या करके आप ज्ञान की रचना नहीं कर सकते हैं। परिभाषा देकर के आप ज्ञान की रचना नहीं कर सकते हैं। ज्ञान की रचना करने के लिए बच्चे को ना चाइल्ड से मतलब जो क्लास है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और बच्चे को खुद से भाग लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्यारे साथियों देखिए ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? गलत। अब जब ऑप्शन डी गलत हुआ तो देखिए तीसरा ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी है। ये तो आपका गया। बचा कौन-कौन? आपका एबीसी बचा। तो फटाफट आप बताइएगा कि 77 नंबर सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? तो देखिए 77 नंबर बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए, ये तो सही है। बच्चों को समुदाय के सदस्य बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक यानी एबीसी, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यानी ए, बी, सी ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। छोटा करना है। 78 कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाना है, उसके लिए प्रभावशाली तरीके से उसको कैसे जोड़िएगा आप? कैसे किस-किस तरीके से उसको आप प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए में जो वृत्तांत द्वारा, ऑप्शन 2 कहानियों द्वारा, ऑप्शन 3 कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, उसके बाद ऑप्शन डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। आपको बताना है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में उसको सीखना है, उसके लिए उसको आपको क्या करना है प्रभावशाली तरीके से उसको जोड़ना है। कैसे बच्चों को आप क्लास में जोड़ के रखिएगा, उसको बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करके रखिएगा, तो उसके लिए कौन-सा तरीका बेहतर होता है। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे व्याख्या वाली बात आ गई। कौन-सी बात? व्याख्या, यानी आप लेक्चर मार रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा और ये व्याख्या जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या करके ना आप बच्चों को अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं, आप बच्चों को प्रभावशाली तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी तो गया। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे भी व्याख्या है और ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया। जब सीओडी गया तो देखिए सीओडी कहाँ-कहाँ है? देखिए साथियों ऑप्शन 1 में भी सीओडी है तो ये भी गया। ऑप्शन सी में 3 में भी सीओडी ये भी गया। ऑप्शन 4 में भी सी है ये भी गया। तो बचा कौन? आपका केवल 1 और यानी ए और बी बचा कौन? केवल ए और बी यानी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस प्रश्न के बाद आगे की ओर। 79 नंबर सवाल कि पाठन अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। देखिए ईवीएस के क्लास में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ना जानवरों का अवलोकन करने दे रहे हैं और उसका चित्र बनाने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो प्यारे साथी उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उस टीचर का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या मोटिव हो सकता है? ऑप्शन ए में देखिए, क्या उस टीचर का बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जब बच्चा ना क्या करेगा, जानवरों का अवलोकन करेगा, साथ-साथ में वो बच्चा क्या करेगा, उसका जो चित्र बनाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसमें ना सृजनात्मक का विकास होगा। बच्चों में क्रिएटिविटी जो है ना, वो डेवलप होगा। ऑप्शन बी में देखिए प्यारे साथियों, कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास होगा, ये भी बात सही है। जब बच्चा अवलोकन करेगा, तो उसमें अवलोकन की क्षमता बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ेगा और जब बच्चा चित्र बनाएगा तो उसको ना रचना कौशल का भी विकास होगा, वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी कर पाएगा। ऑप्शन बी भी सही है। और आगे देखिए ऑप्शन सी देखिए कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ये भी बिल्कुल उस टीचर का उद्देश्य होगा प्यारे साथियों कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। वो जो शिक्षक है, ईवीएस के शिक्षक जो बच्चे को क्या कर रहे हैं, जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसलिए प्यारे साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी ए, बी और सी।
देखिए सीटेट ना क्वालीफ़ाई करना बहुत आसान है। आपको अभी थोड़ा-सा हार्ड लगेगा इस वजह से क्योंकि आप इसको क्लियर नहीं किए। बस आप हमारे साथ जुड़े और साथ में ना क्वेश्चन को हल करते चलें, काफ़ी आसानी से आप पेपर को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 80 नंबर सवाल कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन में ना शिल्पकला और चित्रकला, आप शिल्पकला जो होता है शिल्पकला और चित्रकला यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले साथियों इन लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज इनकरेज बिकॉज़ यानी क्राफ्ट और जो आर्ट है ना, शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करने के लिए बल दिया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए में कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। देखिए क्या आप बताइए कि क्लास में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए उसको क्या आप ग्रुप में पढ़ने के लिए बल कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं? ऑप्शन 2 देखिए कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। साथियों देखिए, आप ना खुद नोटिस किए होंगे, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ज़रूर बच्चों को पढ़ाए होंगे। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे चाहे प्राइवेट हो या कहीं पे भी हो, तो आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे ना तो ऐसा भी होगा कि जो बातें आप पढ़ाएँ तो सारे बच्चे समझ में नहीं पाते हैं। लेकिन वही बात वो बच्चा जब आपस में डिस्कस करके दोस्तों से पूछता है, तो उसको ना ईज़िली समझ में आ जाता है। तो इसलिए बच्चों को ना ग्रुप में मौका देना चाहिए, उसको ग्रुप में सीखने का मौका देना चाहिए। तो ऑप्शन बी देखिए समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी देखिए कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों। समाज में जो एक अंतःक्रिया होता है बच्चों में, उसको बेहतर करता है। और ऑप्शन डी देखिए कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। देखिए ये कोई बात नहीं रही कि मतलब आप अगर समय पे सीख रहे हैं, तो समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने का सहायता करता है। ये कोई मेन इस वजह से बल नहीं दिया जाता है, बल्कि किस वजह से दिया जाता है कि ऑप्शन बी यानी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, इस वजह से बल दिया जाता है प्यारे साथियों। और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, इस वजह से बल दिया जाता है। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी और सी। और देखिए बी और सी कहाँ है? ए, डी, बी, डी, बी, सी देखिए। तीसरा ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी और सी। देखिए साथियों अगर आपसे हल हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि 80 का सी, 81 का सी, जो भी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और कमेंट में आप जो बातें बताइएगा ना, इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि अगर आप कमेंट में बताइएगा कुछ बातें, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। चलिए 81 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? आपको पर्यावरण अध्ययन सीखना है, उसको सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन-सा है? ऑप्शन ए में है परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी में है समुदाय के सदस्य, ऑप्शन सी में है समाचार पत्र, ऑप्शन डी में है कक्षा। बताइएगा क्या ऑप्शन एक में क्या केवल डी है या सी और डी है या एबीसी है या ए और बी है? तो बताइए कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन है? बहुत आसान सवाल है, आपको पर्यावरण अध्ययन सीखना है, उसके लिए सबसे प्रभावशाली आपको बताना है कि सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन-सा है? देखिए साथियों परिवार के सदस्य ये प्रभावशाली संसाधन माने जाएँगे। समुदाय के सदस्य ये भी प्रभावशाली संसाधन है और आपका समाचार पत्र द्वारा भी ये भी प्रभावशाली संसाधन है। लेकिन कक्षा जो है ये प्रभावशाली संसाधन नहीं है। साथ ही इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ए, बी और सी। और ए, बी और सी देखिए कहाँ पे है? ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। कहाँ पे? तीसरे ऑप्शन में। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। थोड़ा-सा बड़ा कर लें। ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर सवाल कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? देखिए पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन जो आपका स्पेशली 1 क्लास से लेकर के 1 से 5 तक यानी आपका पर्यावरण अध्ययन होता है यानी ईवीएस होता है। तो पहले साथियों ये जो आपका ईवीएस होता है ना, तो आप बताइएगा कि सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन से अनुसरण होता है। तो देखिए क्या वैश्विक से स्थानीय होना चाहिए, यानी आप कहाँ शुरू किए कर रहे हैं, ग्लोब लेवल पर, वैश्विक लेवल पर वहाँ से समझाते-समझाते बच्चों को कहाँ आ रहा है आप, स्थानीय लेवल पर आ रहे हैं। या फिर साथियों अमूर्त से मूर्त की ओर आ रहे हैं। अमूर्त मतलब यानी जो हम लोग कल्पना कर पा रहे हैं, अच्छा कोई चीज़ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या अमूर्त से मूर्त यानी अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है और मूर्त जो आप देख पा रहे हैं। बस इस तरह समझिए। क्या जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ से कल्पना करते बच्चों को दिखे हुए चीज़ तक लाना चाहिए। या फिर ऑप्शन थर्ड में साथियों अज्ञात से ज्ञात की ओर।
जो आपका अज्ञात है यानी जिसको आप ज्ञात नहीं कर पाए, जो आपको पता नहीं है, क्या आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना चाहिए या फिर ऑप्शन 4 में ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो प्यारे साथियों देखिए कि ईवीएस के क्लास में ना ईवीएस का क्लास कैसा होना चाहिए, वो ईवीएस का क्लास ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जो चीज़ आपको ज्ञात है, जो चीज़ आपको पता है, जो चीज़ आप जान रहे हैं, वहाँ से शुरू करके धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे आप किधर की ओर बढ़िएगा? अज्ञात की ओर बढ़िएगा। तो उस तरह क्या होगा बच्चे ना समझेंगे और बच्चे को मज़ा भी आएगा। आप हमेशा कोई भी चीज़ को पढ़ाइएगा तो पहले कहाँ से शुरू किया? ज्ञात यानी जो चीज़ जानकारी है, जो चीज़ जान रहा है, वहाँ से लेकर के जो अज्ञात यानी अननोन चीज़ तक आप बढ़िएगा और यही आपका क्या होता है कि निम्न सीखने का सिद्धांत इसी को मेन माना गया है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से कौन-सा पठन अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? देखिए, एक होता है रचनात्मक आकलन, क्या साथियों? एक होता है रचनात्मक आकलन और एक क्या होता है आपका योगात्मक आकलन। क्या होता है? एक होता है योगात्मक और एक होता है क्या रचनात्मक। तो बोला है कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। देखिए, रचनात्मक आकलन का साधन आपका पोर्टफोलियो होता है, क्रम निर्धारण या मापनी भी होता है, वर्ण अभिलेख भी होता है, लेकिन जो वार्षिक उपलब्धि जो परीक्षण है ना, जो वर्ष में पता चलता है, वर्ष में जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, ये आपका रचनात्मक आकलन नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है? योगात्मक। क्या है प्यारे साथियों? ये आपका योगात्मक आकलन है और आपको सवाल बोला था कि कौन-सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको पाठन अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? किसको पाठन अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के आकलन में दूर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कि बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए। ऑप्शन 2 कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड में देखिए आकलन के संकेतकों का उपयोग करना चाहिए कि आप जो आकलन कर रहे हैं बच्चे का उसके लिए संकेत का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सेवा संकेत का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन 4 है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन जो है, ये अब क्या साथियों, क्या इसको दूर करना चाहिए? तो फटाफट आप बताइएगा कि पालन अध्ययन में बच्चों के आकलन में किस बात को दूर करना चाहिए? तो देखिए, बच्चों का जो आप आकलन कर रहे हैं गुणात्मक आकलन द्वारा, इसको भी दूर नहीं करना चाहिए। संकेत के द्वारा कर रहे हैं, इसको भी नहीं करना चाहिए। और आज हमने क्या सीखा, इसको भी नहीं दूर करना चाहिए। बल्कि बच्चों को जो आप सही और गलत का जो आँक रहे हैं ना, कि उत्तर को ये सही है, ये गलत है, इसको दूर करना चाहिए। जो आकलन में आप सही गलत कर रहे हैं कि ये गलत बनाया हो, ये सही बनाया हो, इसको दूर करना चाहिए और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए इससे आगे फटाफट थोड़ा छोटा हो जाओ भाई। चलिए 85 नंबर सवाल कि कक्षा 5 की एक शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वो कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए कि बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकती है यदि शिक्षक यदि यानी ये जो क्रियाकलाप हो रहा है कि बच्चों को फर्श पर बिठा दिया, वो पे चीनी डाल दिया और फिर क्या कर रहा है कि चींटी जो है इसका आने का इंतज़ार हो रहा है। तो देखिए ये जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप अर्थपूर्ण सीखने का मौका मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे तो ऑप्शन 1 में देखिए कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। यदि बच्चों को प्रेरित करेगा, तो ये अर्थपूर्ण होगा और अच्छा होगा। ऑप्शन 2 में देखिए कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 3 में देखिए कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 4 बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो बताइए, ये जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है ये कब ये कब आपका अर्थपूर्ण होगा? कब ये अच्छा बेहतर माना जाएगा? जब सच शिक्षक कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा एक्टिविटी वो शिक्षक करेगा, कौन-सा काम करेगा, तो ये क्रियाकलाप और बेहतर हो सकता है? तो बताइए साथियों, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए फटाफट। तो देखिए, ऑप्शन 1 में जो है ऑप्शन 1 में क्या है पहले साथियों कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्रियाकलाप करने का अवलोकन प्रेरित करेगा, तो ये अर्थपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन 2 में देखिए कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करना, ये भी बिल्कुल सही बात दिख रहा है, ये भी तो सही है कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करना चाहिए। ये भी अगर टीचर बोलेगा,
तो अर्थपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन थर्ड में देखिए कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, कोमा, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे सिर्फ़ किसकी बात कही थी? सिर्फ़ अवलोकन की बात, यहाँ पे सिर्फ़ अनुभव साझा की बात। लेकिन ऑप्शन थर्ड में जो आप देखिए, ऑप्शन थर्ड में अगर वो शिक्षक क्या बोले कि प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए उसका अवलोकन कीजिए और फिर अनुभव का साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए, तब क्या होगा चर्चा करने पर प्रेरित करेगा। तो साथियों ये जो एक्टिविटी है ना, काफ़ी अर्थपूर्ण होगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे फटाफट। देखिए ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे आप लोगों का, बस और मात्र कुछ प्रश्न बचे हैं प्यारे साथियों, आप लोग भी खुद से जवाब दीजिए। 86 नंबर सवाल, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। क्या है? कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख है, मछली है, ठीक है? बोला है कि इस सूची में निम्न में से कौन-सा एक दूसरे से भिन्न है? साथियों आपको बताना है कि कौन भिन्न है। ऑप्शन 1 में है मछली, कौवा, घड़ियाल या फिर कछुआ। अच्छा भिन्न बोला है, तो फटाफट बताइए कि कौन-सा भिन्न है? देखिए बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे कौवा टिक मारेंगे। कौन-सा? कौवा। क्यों? क्योंकि देखिए मछली पानी में रहता है, घड़ियाल भी और कछुआ भी और कौवा जो है ये पानी में नहीं रहता है। इस वज़ह से क्या करेगा मेरे साथियों, वो आपका ऑप्शन में ओह 1 सेकंड यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए कौवा को इसलिए मारेगा क्योंकि कछुआ जो ये पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में, बत्तख भी पानी में और मछली भी पानी में। कौवा पानी में नहीं रहता है, इसलिए इसको टिक मार के बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए सिर्फ़ एक वही पॉइंट देकर के ये सबसे भिन्न नहीं हो सकता है। प्यारे साथियों एक बात अगर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका मछली जो है ना मछली, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। कौन मछली? मछली इन चारों से भिन्न होगा, अब आपको बताते हैं कैसे। देखिए मछली चारों से भिन्न है, कैसे देखिए आप ध्यान रखिएगा। मछली इन चारों से भिन्न है साथियों, क्योंकि देखिए ये जो आपका मछली है ना सिर्फ़ पानी में रहता है। ये सिर्फ़ आपका पानी में रहता है। मछली सिर्फ़ पानी में रहता है और बाकी जो चीज़ है ना, ये दोनों जगह रहता है। बाकी सब चीज़ कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, कौवा, बत्तख ये आपका ना दोनों जगह रहता है। मछली सिर्फ़ कहाँ रहता है? पानी में और बाकी जो चीज़ें हैं, वो दोनों जगह रहता है। एक ये अंतर हो गया और मछली जो है प्यारे साथियों, ये किससे साँस लेता है? तो गलफरे से। किससे? मछली गलफरे से साँस लेता है। बाकी जो आपका चीज़ें हैं, वो फेफड़ों से या त्वचाओं से साँस लेता है। किससे? फेफड़ों से या फिर त्वचा से साँस लेता है, तो इसलिए साथियों इन सबसे अलग कौन हो जाएगा? तो मछली हो जाएगा। चलिए आगे। रुकिएगा, रुकिएगा, रुकिएगा हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 पहले क्या होता था ना कि इसको एक ही सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब क्या किया है पूरा सबको एक जगह एडजस्ट कर दिया है। जैसे हांगकांग है, केरल है, कश्मीर है और गोवा है। आपको मिलाना है। आपको क्या करना है? मिलाना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। फटाफट आप मिलाइए प्यारे साथियों। देखिए हांगकांग में ना पकाया हुआ साँप खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पकाया हुआ साँप यानी 5 के साथ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखिए 5 के साथ ए कहाँ-कहाँ है? तो साथियों 5 के साथ ए ना आपको ए का 5, ए का 5 1, 2, 3 में है। तो 4 में नहीं है तो 4 को तो आप काट दीजिए। चलिए एक ऑप्शन गया। अब आप देखिए केरल बी में आइए केरल। केरल क्या करता है कि केरल में किसी भी कटरी करी के साथ उबला टेपियोका या फिर सरसों तेल में बनी मछली या नारियल तेल में बनी सुंदर मछली या छोले भटूरे। तो बताइए केरल में क्या होता है मेरे साथियों? फटाफट आप मिलाइए कि केरल में क्या होता है? तो देखिए केरल में ना आपका क्या होता है कि किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। क्या हो जाएगा कि किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका कहाँ पे होता है? केरल में होता है। यानी आपका एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बी हो जाएगा। अब देखिए बी का 1 कहाँ पे है? देखिए बी का 1 आपका ऑप्शन सिर्फ 2 में ही है। बाकी देखिए ऑप्शन 1 में बी का 2 है, ऑप्शन 3 में बी का 3 है, तो ये तीनों गया, बचा कौन सिर्फ आपका? बचा आपका ऑप्शन 2 ही बचा। देखिए अगर आपको चारों याद नहीं भी रहे, कम से कम आपको 2 भी याद रह जाए ना, तो आप ऑप्शन से इसका जवाब ईज़िली दे सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन-सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है? बताइए झटके से अपनी गर्दन पीछे कौन करता है? क्या उल्लू करता है, कौवा, बसंत गौरी या मैना? मेरे साथ ये झटके से पीछे कौन करता है? मैना करता है। याद रखिएगा झटके से पीछे कौन करता है? तो मैना करता है। कौन? मैना और उल्लू जो है ना प्यारे साथियों, उल्लू ये ना आपका मनुष्य की तरह इसका ना चेहरा आगे मनुष्य की तरह कौन-सा पक्षी का होता है? तो उल्लू का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल
कि घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कि राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ऑप्शन बी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बाँसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो बताइए कौन-सा कथन सही है? 89 में कौन-सा कथन सही है? साथ ही देखिए लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल का प पर ज़रूरत का सामान और जानवर रखा जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सी तो सही है। अब देखिए जब सी सही है अच्छा ऑप्शन ए तो गया, ई गया, तू तो गया बेटा, ये गया। बचा कौन 2, 3, 4 2, 3, 4 सब में आपका क्या है? आपका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनाली जो हिमाचल प्रदेश के घर बाँसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के घर बाँसों के खंभों पर हाँ, ये बात तो है। हिमाचल प्रदेश में ना घर जो है वो बाँसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो आपका ये भी बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी भी जब सही है, तो साथ में क्या हो जाएगा बी और सी देखिए कहाँ पे है? ये आपका सेकंड ऑप्शन में कहाँ पे है? सेकंड ऑप्शन में। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए 90 नंबर सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन ए आपका सही है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। ऑप्शन सी में देखिए कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसला लेती है। ऑप्शन डी भी सही है। यानी ए सी डी देखे तो यहाँ पे ए बी सी इसको काटिए, यहाँ पे बी सी डी काटिए, ए सी डी देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। कहाँ पे? तीसरे ऑप्शन में आपको ए सी डी दिख रहा है। तो प्यारे साथियों ये थे कुल 30 प्रश्न। कितने? 30 प्रश्न। अब आप ईमानदारी से बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आप 30 में से कितना सही कर पाए? बस कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह से। उम्मीद करेंगे आप हर हाल में पेपर क्वालीफाई कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।